अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं वीडियो बना रही हूँ कि कौन से टॉपिक्स जो हैं वो नाइन्थ क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है। फ्राइडे को जो है फेडरल बोर्ड का मैथमेटिक्स का नाइन्थ क्लास का एग्ज़ाम है। तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि नाइन्थ क्लास की इंपॉर्टेंट चीज़ें आप हमें बता दें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगी कि जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है उससे लेकर चैप्टर नंबर 4 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये। ठीक है, तो आप चैप्टर नंबर 1 से 4 तक अगर बहुत अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला 40 to 50% मार्क्स आपके ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की, जिसमें ग्राफ्स हैं। ग्राफ्स में से एक सवाल लाजमी आता है। अगर आप वो भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें तो आपका चैप्टर 8 भी आराम से डन हो जाएगा और आप पेपर में भी थोड़े अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक थेरम्स की बात आती है, थेरम्स में जो है आप लोग ऐसे थेरम्स जो है याद करें जिनकी जो स्टेटमेंट है वो शॉर्ट हो। जो शॉर्ट स्टेटमेंट्स वाले थेरम्स होते हैं वो मोस्टली बोर्ड वाले जो हैं वो एग्जामिनर्स या बोर्ड वाले जो पेपर बनाते हैं वो उसमें इंक्लूड करते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले मैं आपको चैप्टर वाइज बताऊंगी। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले हम बात करेंगे कि चैप्टर नंबर 1 में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है नाइन्थ क्लास का, वो है मेट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब इसमें आपको मैं जनरली मेन चीज़ें बता दूंगी कि अगर आप उन चीज़ों को रिवाइज कर लें तो आपका इंशाल्लाह पेपर, मतलब कि बिल्कुल ये जो वीडियो है आपने एंड पे देखनी है। पेपर जब आपको है समझो फ्राइडे को, तो आपने ये वीडियो वेडनेसडे या थर्सडे को देखनी है ताकि आपको जो है वो सारा ओवरऑल रिवाइज हो जाए चैप्टर नंबर 1। ठीक है, इसमें हमारे पास जो मेन चीज़ें आ जाती हैं उसमें हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कौन कौन से हैं मैं आपको क्विकली रिव्यू करा देती हूँ उसका। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स आता है जिसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स आपको पता है, मैट्रिक्स जो भी हम लोग लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम राइटिंग ए बी सी एंड डी, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारे पास रो है वो ये है, जो हमारी रो होती है। क्लास में हम इस तरह बैठते हैं बट वो हमारा रो नहीं है। मैट्रिक्स में रो इसको कहते हैं जो कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ठीक है, और जब हम लोग कॉलम की बात करते हैं तो कॉलम इज दिस, लाइक ए बी इज द कॉलम। जब हम इसकी बात करेंगे तो ये हमारे पास कॉलम है। तो रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है विच हैज़ ओनली वन रो, जिसमें एक रो होती है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ ए एंड बी, तो ये हमारे पास एक रो है, तो ये रो मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ एक मैट्रिक्स लिखती हूँ ऐसे करके और सिर्फ उसमें एक ही एलिमेंट लिखा है, उससे भी आप देखें तो ये इसमें एक ही रो है। ठीक है, तो ये रो मैट्रिक्स है। जो ये वाला मैट्रिक्स है ये रो मैट्रिक्स नहीं है बिकॉज इट हैज़ टू रोज, इसमें टू रोज हैं, तो ये रो मैट्रिक्स नहीं है। सेकंड हमारे पास आ जाता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स भी उसी तरीके से है, जिसमें एक कॉलम होगा वो कॉलम मैट्रिक्स होगा। बेशक जितनी मर्जी रोज हो जाए, जैसे इसमें एक दो रोज है लेकिन जो कॉलम है वो एक है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। थर्ड हमारे पास आ जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए आपने ये याद रखना है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम इक्वल ना हो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल ना हो, जैसे इसमें अगर आप देखें तो इसमें एक रो है लेकिन कॉलम्स जो है वो 1 and 2, टू कॉलम्स हैं, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। फोर्थली हमारे पास आ जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के ऑपोजिट है, जिसमें रोज जो हैं उनका नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ कॉलम्स के। फॉर इंस्टेंस दिस, इसमें हमारे पास दो रोज हैं और दो कॉलम्स हैं, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। अच्छा, सबसे जो इस चैप्टर में एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है ट्रांसपोज लेना। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज अब हम कैसे लेते हैं? ट्रांसपोज के लिए बच्चे आपको पता होना चाहिए कि हम लोग क्या करते हैं, रोज को कॉलम बना देते हैं और कॉलम को हम रो बना देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A B 1 3, ठीक है, इसमें हमारे पास रो जो है वो आपको नज़र आ रही है, वो है ए और बी। ये पहली रो है और ये दूसरी रो है 1 और 3। तो आप पहली रो को पहला कॉलम बना देंगे, मतलब कि ये इस तरह आ जाएगा, और दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना देंगे। तो ये आपने क्या लिया है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज के लिए टी लिखा होता है। ठीक है, ये ट्रांसपोज हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। अब नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? नेगेटिव आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव का मतलब है, मतलब कि अगर साइन पॉजिटिव है किसी एलिमेंट का तो वो नेगेटिव हो, उसका साइन नेगेटिव हो जाएगा। अगर किसी उसका साइन जो है वो नेगेटिव है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा।
अच्छा, अब लाजमी नहीं है कि प्लस लिखा हुआ हो। अगर प्लस नहीं लिखा हुआ, जैसे 2 के साथ कुछ भी नहीं लिखा, तो इट मीन इसके साथ प्लस है, तो इसका जो नेगेटिव मैट्रिक्स होगा उसको आप माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो कैसा हो जाएगा, -1 क्या बन जाएगा, +1, +3 -3 बन जाएगा, +5 -5 बन जाएगा, और +2 जो है वो -2 बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा वाला है? ऐसा मैट्रिक्स जिसका आप ट्रांसपोज लें तो आंसर सेम रहे, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेते हैं, समझे m कोई मैट्रिक्स है और उसका जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो हैं 1 2 3, 2 -1 4, 3 4 एंड 0। अब हम इसका लेने वाले हैं ट्रांसपोज। अब इस ट्रांसपोज में जब हम ट्रांसपोज लेते हैं इसका, तो हम क्या करते हैं, रोज़ को कॉलम बना देते हैं और कॉलम को रोज़ बना देते हैं। तो पहली हमारे पास रो क्या है, 1 2 एंड 3, तो हम इसको पहला कॉलम बना देंगे 1 2 3। सेकेंड रो है 2 -1 एंड 4, तो उसको हम दूसरा कॉलम बना देंगे। 3 4 0, तो हम इसको तीसरा कॉलम बना देंगे। अब मैंने ये लिख दिया। अब आप इसको ज़रा देखें, इन दोनों में कोई फ़र्क आपको नज़र आ रहा है? नहीं, क्योंकि देखें पहला 1 2 3 1 2 3, 2 -1 4, 2 -1 4, 3 4 0 3 4 0, तो इसमें क्या है, हमारे पास जो सेट है वो सेम रहा है, मतलब कि ट्रांसपोज लेने के बाद भी वो सेट सेम रहा है, तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई है। अब एक और मैट्रिक्स होता है, वो सिमेट्रिक्स का ऑपोजिट है, जिसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसकी एग्जांपल मैं आपको ज़रा बता दूं। उसमें ये होता है कि जब आप ट्रांसपोज लेते हैं ना, तो उसमें जो ट्रांसपोज है वो सेम नहीं आएगा, बल्कि वो क्या आएगा, वो नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आएगा। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अगर हमारे पास मैट्रिक्स है m इज इक्वल्स टू 0 -2 -3, 2 0 -1, 3 1 एंड 0। अब जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा, रो को हमने कॉलम बनाना है ना, तो अब आप देखें 0 2 3 पहली रो थी, तो हमने इसको 0 2 3 पहला कॉलम बना दिया। सेकेंड रो थी -2 0 एंड 1, उसको हमने दूसरा कॉलम बना दिया। -3 -1 एंड 0, इसको हमने तीसरा कॉलम बना दिया। तो अब क्या हुआ है, ये हमारे पास इसका जब ट्रांसपोज आया। अब आप इसके ज़रा साइंस को देखें ध्यान से। 0 तो 0 ही होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, मतलब कि ना आप पॉजिटिव साइन लगाएंगे ना आप इसके साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे। 2 जो था वो माइनस बन गया, 3 जो था वो माइनस बन गया, -2 जो था वो 2 बन गया, मतलब +2। 0 विल रिमेन सेम। 1 -1 बन गया, -3 अगेन +3 बन गया, -1 +1 बन गया, एंड 0 रिमेन्स द सेम। तो अब हमारे पास क्या हुआ है, ट्रांसपोज लेने के बाद ये जो नया मैट्रिक्स आया है, ये क्या है, पुराने वाले मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स है, मतलब कि साइन इसके चेंज है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका जो आंसर होता है, जो उसका जब ट्रांसपोज लेते हैं तो वो उसके नेगेटिव के इक्वल आता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप अब आप लोगों को ये समझ आ गई होगी कि मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या फ़र्क है। लेट मी रिपीट, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसमें ट्रांसपोज बिल्कुल सेम टू सेम आता है, वेराज जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसमें ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में सेम एलिमेंट हो। सेम एलिमेंट का मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक मैट्रिक्स बना रही हूँ इस तरह करके, k 0 0 0 k 0 0 0 एंड k, तो जो इसका डायगोनल है उसके अंदर हमारे पास एलिमेंट जो है वो सेम है, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। और आप इसको अगर देखें तो बाकी जो इसके एलिमेंट्स हैं दे आर 0, तो बाकी एलिमेंट जो हैं वो 0 होते हैं, तो डायगोनल में सेम होगा और बाकी जो एलिमेंट्स होंगे वो 0 होंगे। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आ जाता है, स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है, इसको आपने जो है पूरा याद करना है, इसके जो एलिमेंट्स हैं। जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करते हैं जिसका ऑर्डर जो है, ऑर्डर वो 2 by 2 हो, इसका मतलब है 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हो, ऐसे करके, तो वो क्या होगा 1 0 0 1। तो ये आपने याद रखना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा इसमें, 2 by 2 ऑर्डर का 1 0 0 1। और जब हम लोग बात करेंगे इसकी 3 by 3 की, 3 by 3 का मतलब है 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा
1 0 0, फिर दोबारा 0 1 0, मतलब कि जो उसका डायगोनल है उसके अंदर 1 तीनों साइड पे इस तरह आ जाएगा, डायगोनल में 1 आएगा। तो ये हमारे पास कौन सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 3x3 ऑर्डर का, 3 रोज 3 कॉलम्स। अच्छा, फिर उसके बाद अब आप जब 1.2 करेंगे तो उसमें आपने बस आइडेंटिफिकेशन करनी है, आप एक्सरसाइज आई होप इजीली कर सकेंगे। 1.3 की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास इसमें आपने जस्ट प्रूव करना है, ठीक है, डिफरेंट लॉज को। इसमें जो आपको बताने वाली चीज़ है वो बस एक एडिटिव इन्वर्स है, वो मैं आपको बता देती हूँ। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स को आप इस तरह सिंपली याद कर लें, ऐसा ऐसा मैट्रिक्स या ऐसा कोई लफ्ज़ जिसको अगर हम रियल मैट्रिक्स या रियल नंबर में प्लस करें तो आंसर 0 है। जैसे अगर 3 है तो उसको हमने 0 बनाना है, तो हम उसमें क्या प्लस करेंगे कि ये 0 बन जाए, -3 को प्लस करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। इसी तरीके से ऐसा मैट्रिक्स जैसे 1 2 3 4 है, ऐसा मैट्रिक्स जिसको इसमें हम ऐड करें तो आंसर जो है वो 0 आए, वो इसका एडिटिव इन्वर्स होगा। तो जैसे 1 है तो वो क्या हो जाएगा -1, 2 क्या हो जाएगा -2, 3 -3 एंड 4 -4। अब जब आप इनको ऐड करोगे, पहले एलिमेंट को पहले के साथ, दूसरे एलिमेंट को दूसरे के साथ, तो आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। तो ये मैट्रिक्स जो है दिस वन, ये इसका एडिटिव इन्वर्स है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए 1.3 के लिए। अच्छा, 1.3 में एक और चीज़ भी है जिसको हम कहते हैं, आई थिंक वो इस एक्सरसाइज में है या नेक्स्ट एक्सरसाइज में, वो मैं आपको देख के बताती हूँ। नहीं, वो इस एक्सरसाइज में नहीं है। अच्छा, हमारे पास जो 1.4 है ना, उसमें हमारे पास जो मेन चीज़ आ जाती है वो आ जाता है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। डिटर्मिनेंट मैं आपको बताती हूँ। अब डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या, वो आगे किसी एक्सरसाइज में है लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, इसका आप एक छोटा सा फॉर्मूला याद कर लें जो कि होता है ए डी माइनस बी सी। डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, ए डी माइनस बी सी। समझो अगर मैंने ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है तो मैं इसको ए और ऐसे करके 2 लाइंस लगाऊंगी, तो ए डी माइनस बी सी होता है, ठीक है। अब ए डी और बी सी क्या है जी, अब समझो ए हमारे पास जो एलिमेंट है, सेट है, उसके एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7। तो इसमें ए बी सी डी कैसे हमें पता चलेगा, ये ए है, ये बी है, सी एंड ये डी है, ठीक है। तो ए डी का मतलब है इन दोनों को, ये ए डी के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 1 को हमने 7 से मल्टीप्लाई करना है और 3 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है, और बीच में अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारे पास माइनस है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 1 इज 7 माइनस 3 5 इज 15, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -8। तो ये डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करते हैं, ए डी माइनस बी सी, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट भी आपको लेना सिखा देती हूँ जल्दी से, ताकि आपको चैप्टर नंबर 1 के सारे मसले जो हैं वो हल हो जाएं। अच्छा, प्रोडक्ट हम कैसे लेते हैं अब किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, उसके 2 सेट्स का हम प्रोडक्ट कैसे लेते हैं। जैसे हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है और दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास समझें ए बी सी लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। तो इन दोनों मैट्रिक्स का जब हमने प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट का मतलब है हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, रो को हम करेंगे कॉलम के साथ, रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई विद कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। तो जब हम पहली रो को पहले हम पहले कॉलम से करेंगे, इसका मतलब है पहले एलिमेंट को पहले से, दूसरे एलिमेंट को दूसरे से। 1 को करेंगे हम ए से और 2 को हम किससे करेंगे जी, सी से, और बीच में आपने क्या लगाना है, प्लस लगाना है। पहली रो को पहले कॉलम से कर लिया, लेकिन दूसरा कॉलम भी है, तो अब आप पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ भी करें। तो अब 1 2 को आपने बी डी के साथ करना है, तो 1 को मल्टीप्लाई किया बी के साथ प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया डी के साथ, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट रो डन हो गई है, न्यू मैट्रिक्स जो आपका बनेगा। फिर अब आपका सेकंड काम क्या होगा, आप दूसरी रो को पहले वाले से आप करें। तो 4 को आपने ए से करना है प्लस 5 को आपने सी से करना है। इसी तरीके से अब इसी को सेकंड से करना है, तो 4 को आपने बी से करना है प्लस 5 को आपने डी से करना है। अच्छा, इसका एक ट्रिक मैं आपको बता दूं ताकि आपको पता चल जाए कि आपका आंसर यहाँ सही आ रहे हैं या नहीं। जो इनके ये सेकंड एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे भी ए, इधर भी ए है, इधर भी सी है तो इधर भी सी है, यहाँ पे बी है तो इधर भी बी है, यहाँ पे डी है तो इधर भी डी है, ठीक है। और बाकी ये जो इसका 1 है, इधर भी 1 है, इधर 2 है, इधर भी 2 है। तो ये आपके पास ट्रिक है इसको याद रखने की। फिर जो भी आंसर आएगा आपने उसको प्लस कर लेना है और आपके पास जो है वो नए 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि आपके पास मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आएगा। अच्छा, ये आपके पास हो गया जी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे लेते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, वो आपको मैं यहाँ पे ही बताऊंगी। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट जब आप निकालते हैं ए डी माइनस बी सी वाले फॉर्मूले से, तो वो उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है, वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। और जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है वो मैट्रिक्स है
जिसका जब आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो 0 के इक्वल नहीं आता। जैसे ये जो मैट्रिक्स है इसमें ये जो इसका आंसर -8 आ रहा है, तो ये जो मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है अगला कॉन्सेप्ट जिसको हम कहेंगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट। तो अब एडजॉइंट कैसे होता है, कोई भी मैट्रिक्स है जैसे हमारे पास 1 3 5 7 ये इसके एलिमेंट्स हैं, समझो ए हमारे पास मैट्रिक्स है, तो जब हमने इसका एडजॉइंट लेना होगा तो हम क्या करेंगे, जो ये वाला है ना डायगोनल इसका, जिसको हम कहते हैं ए और डी जो एलिमेंट्स हैं, ए और डी की हम लोगों ने क्या करना है, प्लेसमेंट चेंज कर देनी है, मतलब कि ए को डी की जगह ले आना है और डी को ए की जगह ले आना है। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे जब इसका आप एडजॉइंट लेंगे, ए डी जे एडजॉइंट के लिए हम लिखते हैं, और ए का ले रहे हैं तो ए लिख दो, तो हम 1 और 7 है ना ये, तो हम 1 को 7 की जगह ले आएंगे और 7 को, ठीक है, 1 की जगह ले जाएंगे। और दूसरा एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, जो बी और सी वाले एलिमेंट्स हैं, जैसे ये 5 और 3 है, ठीक है, बी और सी वाले एलिमेंट जो हैं इसको हम क्या करेंगे, इसके हम साइंस चेंज कर देंगे। जैसे 5 प्लस है तो समझो ये -5 बन जाएगा, और अगर 3 कुछ भी ये प्लस है तो ये क्या बन जाएगा, -3। तो ये आपके पास क्या आया जी, एडजॉइंट। तो आप लोगों ने ये वाली ट्रिक इसमें याद रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका तो जी आप लोगों ने फॉर्मूला याद रख के जाना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, समझो हमने ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है तो हम उसके ऊपर -1 लगाएंगे। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ दैट सेट, जैसे ए है तो ए का एडजॉइंट और नीचे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट भी मैंने आपको लेना सिखा दिया, एडजॉइंट भी लेना सिखा दिया। तो जब आप इन दोनों को आंसर्स को डिवाइड कर लेंगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट मैं देख लेती हूँ कौन सा टॉपिक है हमारे पास। डिटर्मिनेंट हमने कर लिया, सिंगुलर नॉन सिंगुलर की बात कर चुके हैं हम, ठीक है, हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर चुके हैं। अब हमारे पास जो 1.6 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। उसको हम लोग मतलब कि जब हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है, दो मेथड्स होते हैं। एक मेथड का नाम है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्या होता है, इसको आप याद कर लें फॉर्मूला, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स, ठीक है, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये b के साथ। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल एक बता देती हूँ जी। मैं 1.6 का ही कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ ताकि आपके लिए वो क्वेश्चन भी इजी हो जाए। अच्छा, हम लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में आपके लिए लिख रही हूँ। क्वेश्चन है जी हमारे पास 4x + 2y इज इक्वल्स टू 8, 3x - y इज इक्वल्स टू -1। ये हमारे पास है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको मैट्रिक्स बना लेना है। मैट्रिक्स के लिए बस बहुत सिंपल है, x और y को छोड़ के बाकी लिख लें। x के साथ क्या लिखा है 4, इसके साथ क्या लिखा है 3, इसके साथ क्या लिखा है +2 और इसके साथ क्या लिखा है माइनस, कुछ भी नहीं है तो इट मीन्स 1, तो आप क्या लिख देंगे -1। दूसरा आपका मैट्रिक्स बन जाएगा, आपने इसमें याद रखना है x और y लिख देना है, इज इक्वल्स टू। तीसरा जो आपका मैट्रिक्स बनेगा जो इक्वल टू के बाद है 8 और -1, ये आपके पास मैट्रिसेस बन गए। ठीक है, अब मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि ये क्या है। इस मैट्रिक्स को हम A कहते हैं, इसको हम x कहते हैं और इसको हम B कहते हैं। तो अगर आपने x की वैल्यू निकालनी है, आप क्या करेंगे, A को उधर ले जाएंगे। जब A वहाँ पर जाएगा तो A यहाँ पे x का प्लस हो रहा है, और सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और ये इसका हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। अब आपने इसमें फॉर्मूले के जरिए आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा जी, अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स चाहिए, मतलब सॉरी ए इनवर्स इन द सेंस ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, जो कि किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट हम ए का ले लेते हैं जल्दी से, ये हमारे पास ए है, इसका एडजॉइंट क्या होगा, इन दोनों की प्लेसमेंट चेंज होगी, -1 यहाँ आ जाएगा, 4 इधर, और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये -2 और ये -3 बन जाएगा। डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करेंगे, नीचे लाइन लगा लें। डिटर्मिनेंट के लिए आपको AD - BC वाला फॉर्मूला बताया, तो दिस इज A, दिस इज D, दिस इज B एंड दिस इज C। तो 4 1s are -4, ठीक है, फॉर्मूले का माइनस, और फिर 2 3s are 6, तो आपके पास -4 -6 आ जाएगा, जिसका आंसर अब आपको, अगर हम लोग, मैं इसके आगे ही लिख रही हूँ, मेरे पास पेज खत्म हो गया नीचे, तो -1 -3 -2 4 ऐसे ही लिख देंगे, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस का हम प्लस करते हैं, लेकिन साइन जो है हमारे पास माइनस का ही आता है, तो -10 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, A इनवर्स आ गया। ठीक है,
अब आपने फाइंड करना है फॉर्मूला जो था, मैं दोबारा एक बार लिख देती हूँ, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो अब हमारे पास a इनवर्स आ चुका है, जो कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, -1 -3 -2 4, और फिर लाइन लगा के क्या है हमारे पास -10, और b हमारे पास क्या है जो हमारे पास इक्वल टू के बाद था मैट्रिक्स 8 और 1। ठीक है। अच्छा, अब आप इसको इजी करने के लिए -10 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -1/10। अब आप इनको आपस में क्या करेंगे जी, कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो मैंने आपको क्या रूल बताया था, रो को मल्टीप्लाई करना है कॉलम के साथ। इसमें एक ही कॉलम है तो फिर आपको एक ही दफ़ा करना पड़ेगा। -1 को 8 से करें, प्लस -2 को -1 से करें। ठीक है, इस रो को मैंने इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब एक और कॉलम तो नहीं है तो मैं ये जगह नहीं लिख रही कुछ भी। इसी तरह नीचे वाली रो को आप सेकंड रो को आप फर्स्ट कॉलम से कर लें, इससे एक ही कॉलम है। -3 विल बी मल्टीप्लाइड विद 8, +4 विल बी मल्टीप्लाइड विद -1। सेम रूल हमारे पास है अभी भी कि -1 सेम रहेगा, 8 सेम रहेगा। तो जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, -8 प्लस ये माइनस माइनस भी प्लस ही बन जाएगा, तो +2, 2 1 2, और 8 3 24, -24, ये प्लस है ये माइनस है तो ये माइनस बन जाएगा, 4 1 इज 4। ठीक है। अच्छा, इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। -1/10, इसका आंसर क्या आ जाएगा, -6, इसका आंसर क्या आ जाएगा, -30। आई होप ये आपको तरीका पता है कि किस तरह हम प्लस माइनस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द साइंस। अब क्या करना है, अब अगला काम क्या है, ये -1/10 कहाँ जाएगा, ये 10 जो है ये डिवाइड हो रहा है, तो अब हम इसको दोनों से डिवाइड कर देंगे, और माइनस भी है। ठीक है, तो हम माइनस को भी करेंगे, इसका मतलब है -6 को -10 से डिवाइड, इस तरह -30 को भी -10 से डिवाइड। अब आप डिवाइड तो कर लें, माइनस माइनस कट जाएगा, 6 एंड 4 10 2 के टेबल में आते हैं, 3 ज़ार 6 एंड 5 ज़ार 10, और माइनस माइनस कट जाएगा, 0 0 भी कट जाएंगे, तो 3/1, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया x का आंसर। फिर बाद में आप क्या लिख देंगे, स्मॉल x जो ऊपर वाली वैल्यू है वो स्मॉल x है, और y जो है वो नीचे वाली वैल्यू है 3। तो आपके पास ये वाला आंसर, ये मैट्रिक्स कन्वर्जन मेथड था जी। इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ क्रेमर रूल के बारे में। अच्छा जी, अब मैं आपको जो बताने वाली हूँ ना क्रेमर रूल का, वो मैं आपको कोई ऐसा फॉर्मूला बताने वाली हूँ जिसके से आपको क्रेमर रूल जो है वो बहुत इजी लगेगा। ठीक है, क्रेमर रूल मैं आपको इसकी हेडिंग दे दूँ, क्रेमर रूल। अब क्रेमर रूल क्या है, ये भी मैट्रिक्स को सॉल्व करने का तरीका है। इसके लिए जी मैं आपको कुछ फार्मूलाज बताने वाली हूँ, आपने जल्दी से इसको याद कर लेना। सबसे पहले हमारे पास x, स्मॉल x की वैल्यू, क्योंकि आपने एट द एंड x और y की वैल्यू ही निकालनी है, तो स्मॉल x की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ax डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट फार्मूला। फिर y की वैल्यू क्या होती है, ay डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ द a। तो ये हमारे पास आ गया x और y का फॉर्मूला। अब आप सोचेंगे जी ये ax और ay क्या है, तो अब मैं आपको ax और ay का फॉर्मूला भी बताने वाली हूँ। ax का फॉर्मूला जो कि मैंने खुद से मतलब कि अपने लिए सिंपल करने के लिए बनाया था, ठीक है, उसको आप ऐसे याद कर सकते हो, C1 C2 B1 B2, ये ax का फॉर्मूला है। अब ये सी ए बी क्या है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ जी। फिर उसके बाद ए वाई को आप कैसे याद करोगे, आपने पहले लिख लेना है जी A1 A2, एंड अदर हमारे पास जो कॉलम होगा वो होगा C1 C2। ठीक है, ये हमारे पास ax और ay जो है इसका फॉर्मूलाज है। जब आप ये याद कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको पहले बता देती हूँ कि इसको हम a b c d ये है क्या, ये a b c है क्या। ठीक है, तो आपके पास सवाल में कोई भी जो है ना दो आपके पास, चलिए हम सॉल्व करके देख लेते हैं ना एक सवाल। अच्छा, हम लोगों ने पहले थर्ड पार्ट किया था, अब हम करने वाले हैं फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। फर्स्ट पार्ट है 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। ये आपका पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स बना लेंगे, 2 3 -2 2, प्लस ना भी लिखें लिख भी लें तो कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, लेकिन ना माइनस के लिए फ़र्क पड़ जाता है। सेकंड हमारे पास एक्स वाई आ गया, और थर्ड जो इक्वल टू के बाद है 4 और 6। ठीक है, अब क्रेमर रूल में हम क्या करते हैं मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। ये जो हमारे पास पहला लफ्ज़ है ना, ये पहला कॉलम, इसको हम बोलेंगे A1 A2। ठीक है, दूसरा जो कॉलम है B1 B2, ये लिखना नहीं है आप लोगों ने, मैं आपको समझा रही हूँ। जो इक्वल टू के बाद है ये क्या है, C1 C2। ठीक है, अब आप ज़रा ये वाले फार्मूला ज़रा देखेंगे क्या था इसमें, ax किसकी वैल्यू क्या है, C1 C2, तो इसका मतलब है ये वाला आपने लिखना है 4 और 6, और B1 B2, तो B1 B2 कौन से हैं, ये वाले -2 एंड +2। आई होप अब आपको समझ आ रही है। और ए वाई जो है वो हमारे पास क्या है, A1 A2, तो A1 A2 ये पहले वाले हैं।
ठीक है। और फिर C1 C2 वही C1 C2 ये जो पहले हमने उसमें भी फर्स्ट वाले पे भी यूज़ किए हैं वही वाले। ये आपका जो फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है, ये बहुत ईजी हो जाएगा। फिर उसके बाद आप सबसे पहले सवाल जब सॉल्व करेंगे आपने ए का डिटर्मिनेंट ले लेना है इस पहले वाले का, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता है ना तो क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होता। मतलब अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स है तो वो आगे सॉल्व नहीं होगा। तो डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला ए डी माइनस बी सी। ए डी आपको पता है ये पहले ए डी होता है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई, माइनस बी हमारे पास -2 है और सी हमारे पास 3 है। तो 2 2s आर 4, माइनस माइनस प्लस 2 3s 6 हो जाएंगे। तो ये आंसर आ गया 10। ये जीरो के इक्वल नहीं है तो इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा ए एक्स किसके इक्वल था जी? C1 C2 B1 B2। आई एम पुटिंग द वैल्यू। C1 C2 ये वाला था हमारे पास, ठीक है, 4 और 6, तो मैंने लिख दिया 4 6। और B1 B2 जो है वो हमारे पास -2 और 2 था। अच्छा, अब आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना है, ठीक है, डिटर्मिनेंट लेना याद रखिएगा, मतलब वही ए डी माइनस बी सी। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, -2 को जब 6 से किया तो -12 आ गया, ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर 20। ओके, ये हमारे पास ए एक्स की वैल्यू आ गई है जी। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? ए वाई की। ए वाई का फॉर्मूला किसी को अगर याद है, ठीक है, वो हमारे पास था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास A1 A2 था और दोबारा C1 C2 दोनों फार्मूलाज में। तो अब A1 A2 की हमारे पास क्या वैल्यू थी? 2 और 3, और C1 C2 की 4 और 6। डिटर्मिनेंट ले लें, 2 6 आर 12, माइनस 4 3 आर 12, 12 माइनस 12 है 0, ये आपका 0 हो गया A1। अब आप x की वैल्यू ले लें। x की वैल्यू क्या आती है हमारे पास? ax के नीचे डिटर्मिनेंट ऑफ a, जो मैंने आपको सबसे शुरू में फॉर्मूला बताया था। तो ax की वैल्यू हमने पिछले पेज पे भी निकाली थी ना। ax की वैल्यू क्या आ रही थी हमारे पास? 20। तो अब यहाँ पे लिख देंगे 20, और डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी जो सबसे पहले हमने निकाली थी? 10। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 10। अब डिवाइड आप कर सकते हैं, 0 0 से सिंपल कर लें तो 2 आंसर आ जाता है। इस तरह जब आप y को फाइंड करेंगे तो y के लिए ए वाई और नीचे डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई का आपका आंसर अभी हमने ऊपर किया है 0 आ रहा था, और ए का डिटर्मिनेंट वही जो नीचे हमने है 10 आता है। तो जब 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास 0 आता है, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 0। आई होप आपको क्रेमर रूल भी अब समझ आ गया। ये था चैप्टर नंबर 1 का सारा मेन टॉपिक्स, या जो आप कह सकते हैं मेन कॉन्सेप्ट्स, उसकी रिवीजन। आप इस वीडियो को अगर देख लेंगे तो आपको चैप्टर नंबर 1 आपके लिए जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके लिए आपको समझने में आसानी हो जाएगी। बट ऑफ कोर्स प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस नहीं करेंगे अगर आप, और अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ पढ़ के मैथ को रीड करके आप मैथ सॉल्व कर सकते हैं और मैथ के पेपर में पास हो सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत, आपका एक बिल्कुल गलत सोच है। क्योंकि मैथ के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, कम से कम 3 दफ़ा आपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया हो। जब अपने हाथ से लिख के कोई चीज़ कर लेते हैं तो वो आपके जहन में रहती है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं इंशाल्लाह फिर चैप्टर नंबर 2 की भी वीडियो बनाऊंगी और वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।